अब इसी का जो है वो अपना अगला पॉइंट है, वो तीसरा पार्ट में अपना अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि विश्व वही है जो अपना अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है वो वितरण अपना किस तरह से है, तो इसको अपना जो वितरण है अपना अलग अलग अवस्था स्थिति के अनुसार बताया गया। तो जो सबसे पहला अपना है वो उच्च नगरीय जनसंख्या। तो कौन कौन से वैसे अपना प्रदेश है जहाँ पर अपना इसका जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक जो है वो नगरों में निवास करती है। तो यहाँ पर अपना बताया गया कि इस वर्ग में विश्व के वे देश अपना आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 60% से अधिक है। यानी यहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या वो नगरों में निवास करते हैं। तो कौन कौन से वैसे महाद्वीप है या कौन कौन से वैसे अपने देश है, तो इसमें आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है और जापान है, सिंगापुर है, अर्जेंटीना है, यूरोपीय महाद्वीप है। ये सभी अधिकांश जो भी अपना देश है जहाँ पर अपना इसको शामिल किया गया था, यहाँ पर अपना नगरीय जनसंख्या है वो प्रतिशत अपना है 60% से भी अपना अधिक पाया जाता है। तो साफ इसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर अपना जो विशेष ध्यान दिया गया है उच्च नगरीय जनसंख्या में ये 60 से अपना अधिक होना चाहिए। तो ये जहाँ पर जितने भी अपना नाम आया गया ये सभी अपना 60% से जनसंख्या अपने अधिक है जो नगरों में निवास करते हैं। अब दूसरा अगर पॉइंट का अगर बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या मध्यम नगरीय जनसंख्या है। तो ये भी अपना विश्व के ही संबंधित समझ हल कर रहे हैं। तो विश्व के वे देश शामिल किया जाता है जहाँ पर अगर देखें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 40 से अधिक और 60 से कम होना चाहिए। इससे जो 60 से अगर अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर फिर अपना अधिक वाले में चला जाएगा। तो यहाँ 40 से अपना अधिक और 60 से अपना कम होना चाहिए। ये प्रतिशत अपना तय करती है कि यहाँ पर अपना जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसमें अगर देशों का बात करें तो चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, मिस्र है, वेनेजुएला है, क्यूबा है और भी हैती, इसके अतिरिक्त और भी देश है। लेकिन यहाँ पर सभी का जो जनसंख्या है वो मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है जिसका अपना प्रतिशत है वो 40 से अधिक और अपने 60 से कम प्रतिशत है। तो जो इन देशों में जहाँ पर अपना प्रतिशत है वो मध्यम नगरीय जनसंख्या के अनुकूल पाया गया है। अब अगर इसका अगला पॉइंट है तो इसमें यहाँ पर देखें तीसरा है न्यून नगरीय जनसंख्या। अब न्यून नगरीय जनसंख्या तो इसमें वे देश अपना शामिल है कि जहाँ पर अपना जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है 40% से कम, 40% से कम जनसंख्या निवास करती है। तो वो जो देश है कौन कौन है यहाँ पर जो अपना शामिल किया गया, तो भारत अपना देश, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है, नेपाल दक्षिणी पूर्वी जो अपना एशियाई देश है, अफ्रीका के भी कुछ महाद्वीप का है अधिकांश देश वो भी इसी में शामिल है। तो विश्व के अपने न्यून नगरीय जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं तो उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश है जहाँ पर प्रतिशत है वो नगरों में जनसंख्या निवास कितना करती है 40 से कम। अब इसके बाद जो अपना अगला एक बिल्कुल ही पॉइंट है जो है साक्षरता। तो साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता से क्या तात्पर्य है, तो इसको यहाँ पर अपना समझेंगे। तो यहाँ पर अपना जो परिभाषा दिया गया है 7 वर्ष, इससे अपना अधिक भी हो सकता है। जो आयु के लोग होते हैं तो इनका जो दैनिक जीवन में ये क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है या एक दूसरे को समझ सकता है या एक दूसरे को समझा सकता है, तो उसी को साक्षरता कहते हैं। तो इसमें जो बताया गया है अपना 7 वर्ष उम्र, अब तो इससे भी कम उम्र है लेकिन अपना सामान्यतः तौर पर अगर देखें तो 7 वर्ष ही माना जाता है। ऐसे अपने 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग होते हैं जो दैनिक जीवन में क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख करके एक दूसरे को समझ के और समझा भी सकते हैं, तो उसी को साक्षरता कहते हैं। यही इसका परिभाषा था। अब साक्षरता का आखिर महत्व क्या है, तो साक्षरता का महत्व इसको अपना जनसंख्या में क्या करता है, गुणात्मक शक्ति के जितने भी पहलू होते हैं इसी को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अन्य जहाँ पर साक्षरता जिस देश में जिस प्रदेश में अपना जनसंख्या में अधिक इसका प्रतिशत होता है तो उसमें गुणात्मक शक्ति जो है वो अधिक पाया जाता है और उससे अपना जो परिवर्तन होता है या बदलाव होता है तो उसी को इसमें अध्ययन शामिल किया जाता है। अब अगर देखें तो कौन कौन क्षेत्र में शामिल क्या होता है, यह अगर देखें तो प्रदेश सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक अपना विकास का विश्वसनीय तथा सर्वमान्य विकास का सूचक होता है। यानी जहाँ पर साक्षरता अधिक होता है तो वहाँ पर सामाजिक विकास यानी समाज में बदलाव तेजी गति से आता है। आर्थिक क्षेत्र में इसका जो विकास की प्रक्रिया है
वो भी तेजी गति से होता है और ये विश्वसनीय है, इसमें अपना किसी तरह से धोखाधड़ी नहीं है। साक्षरता का अनुपात अगर है अधिक तो निश्चित है कि वहाँ पर इसका अपना स्थिति है वो बहुत तेजी गति से बदलाव होता है और ये सर्वमान्य, इसमें विकास की परिवर्ती को पूरा कर लेता है। विश्व स्तर पर अगर अपना साक्षरता के बारे में अगर बात करें तो साक्षरता का दर में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो महाद्वीप से तुलना करें, देश से तुलना करें या एक राज्य दूसरे राज्य से तुलना करें, तो सब जगह यहाँ पर साक्षरता का है वो अपना प्रतिशत जो दर है वो अलग अलग है। अब इसका आगे जो अपना हल करते हैं यहाँ पर देखिए, जिस अपना प्रदेश में साक्षरता देखा जाता है तो किन किन अपना क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो साक्षरता अगर होता है जहाँ पर तो गरीबी उन्मूलन, यानी ये कहा गया है कि जिन अपने प्रदेश में साक्षरता की कमी होती है तो वहाँ पर अपना गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, तो गरीबी से दूर होने के लिए, निपटने के लिए शिक्षित अपना होना जरूरी है। कृषि का जो क्षेत्र होता है इसमें विकास तेजी गति से होता है और ये तेजी से विकास तब होगा जब अपना शिक्षित होंगे कृषक और उसमें वैज्ञानिक तरीका से कृषि प्रणाली को अपनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो भी अपने लिए बेहतर होता है और बेहतर तब होता है जब हमारे साक्षरता का अनुपात अधिक होता है और इसके लिए अपना एक बहुत ही आवश्यक जो तत्व या पहलू है वो इसमें शामिल किया जाता है। साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, जो अपना सक्रिय जो जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या, तो उसमें प्रजनन करने की शक्ति अधिक होती है। तो जब साक्षरता होते हैं तो वो अपने जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्याएं होती है तो ये सारों को इसमें क्या हो जाता है समझ में आ जाता है, तो ये इसका अपना नियंत्रण कर लेता है। मृत्यु दर जो है उसमें भी अपना कमी कर लेता है, जन्म दर है उसके ऊपर भी वो नियंत्रण कर लेता है। साथ ही साथ अपना गत्यात्मक तथा अगर देखें तो व्यवसाय आदि के पक्षों को भी वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर व्यवसाय भी है, वो क्या होता है कि जिस लोगों में साक्षरता अधिक होता है या उसका प्रतिशत अच्छा और बेहतर होता है तो उसके पास विकल्प जो है वो व्यवसाय के क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाकलाप में अनेक तरह का अवसर अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है और अगर जो व्यक्ति अशिक्षित होता है तो उसके पास अवसर कम होता है। तो ये था अपना साक्षरता का अनुकूल स्थिति। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन देशों में साक्षरता खास करके अगर देखें तो शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन देशों में साक्षरता के प्रति विशेष अगर ध्यान दिया जाता है तो वहाँ की जनसंख्या क्या करती है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करता है और विकास भी करती है। तो उन्नति प्रगति का है, विकास उसकी एक तरक्की की स्थिति को बताता है। तो ये दोनों क्षेत्र में क्या होता है, तेजी गति से ये विकास करती है और उन्नति भी करती है। विश्व स्तर पर अगर सभी देशों का जो भी सरकार होता है तो इस ओर अपना प्रयत्नशील रहती है, यानी हमेशा कोशिश करता है कि हमारे भी देश में अपना प्रतिशत है साक्षरता का वो बढ़े और वो अपना अलग अलग कई योजनाओं को निर्माण करते रहता है और अपने देश में लागू करते रहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो साक्षरता दर को बहुत सारे वैसे प्रभावित करने वाले कारक है जो अपना क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर प्रभावित करता है तो निश्चित है कि यहाँ पर कौन कौन से वैसे क्षेत्र, जैसे इसमें बताया गया है कि इनमें आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न अपना सुविधाओं तथा सरकारी नीतियों का प्रमुख है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हो पाता है। अनुकूल मिलाकर के इस अपना पैराग्राफ में स्पष्ट है कि साक्षरता है तो चहुमुखी विकास होगा, बहुआयामी अपना एक पद्धति है। अब इसी को अगर देखें तो जैसे यहाँ पर अपना समझते हैं आर्थिक विकास, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में अगर साक्षरता का स्तर का अनुपात अगर अधिक होता है तो आर्थिक विकास का स्तर सबसे वहाँ पे ऊंचा हो जाता है, तो वहाँ का जीवन जो है वो भी स्तर अपना बदलाव हो जाता है। साथ ही साथ नगरीकरण, जब औद्योगिकरण होता है तो वहाँ पर नगरीकरण स्वतः अपने आप बढ़ जाता है। महिलाओं की स्थिति अगर साक्षरता अधिक होता है तो वहाँ पर सामाजिक के क्षेत्र में स्थिति अपना बेहतर बन जाता है। तो स्थितियों में क्या होता है, सुधार होता है। साक्षरता के कारण विभिन्न अपना सुविधाओं तथा जो भी अपना सरकारी नीतियाँ होती है ये सभी का वो अपना अवसर लाभ वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेता है, तो इससे उसका अपना जीवन में काफ़ी अधिक बदलाव होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि साक्षरता के बिना आर्थिक अपना विकास का स्तर अपना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए साक्षरता होना जरूरी है। साक्षरता जितना प्रतिशत अधिक रहेगा चहुमुखी विकास अपना देश की उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर एक अपना आंकड़ा तालिका जो आया है ये अपना सन ईस्वी 2008 का है और यहाँ पर 100% है वो अपना साक्षरता पाया गया। जैसे जापान है 100%, ऑस्ट्रेलिया है 100%, डेनमार्क है 100%, फिनलैंड है
100%, स्वीडन है 100%, नॉर्वे है 100%। तो जहाँ पर अपना प्रतिशत 100 है साक्षरता का, तो वहाँ निश्चित है कि आज वो सभी इसमें देश जितने भी हैं ये सभी अपने विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा और बेहतर है, इसका कारण है साक्षरता। अगले अगर इसका बात करें तो जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना, ये बिल्कुल एक अलग ही पॉइंट है। जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना यानी जो जनसंख्या जहाँ पे रहते हैं तो उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपना क्या क्या वो कार्य प्रणाली को अपनाते हैं, तो इसी को यहाँ पर जिक्र करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जो जनसंख्या होता है तो उसमें जो कार्यरत जनसंख्या होते हैं तो जिसका विभिन्न अपना व्यवसाय होता है, जो अपने अलग अलग कार्यों में संलग्न होता है, शामिल होते हैं, तो उसी को इस समय अध्ययन किया जाता है। तो व्यावसायिक संरचना में जो व्यवसाय के क्षेत्र में जो जुड़े हुए जनसंख्या होते हैं, लोग होते हैं, तो उसी को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है किस किस तरह से किन किन व्यवसाय में वो अपना शामिल है। अब यहाँ पर जनसंख्या किस किस तरह से होती, तो अपने यहाँ जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं, इससे क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो इसका अपना स्पष्टीकरण है कि जो सक्रिय जनसंख्या होती है वो अपना क्या होती है, परिश्रमी युक्त, यानी वो मेहनती होते हैं और साथ ही साथ व्यावसायिक कार्यों से ये जुड़ा होता है और ये हमेशा अपना उत्पादन के वो क्या करता है, अग्रसर रहता है। तो एक तो परिश्रम होना और व्यावसायिक कार्यों से जुड़ा होना, तो इन्हीं कार्यों से उनका जो है वो जीविका उपार्जन करने का एक प्रमुख अपना स्रोत होता है। तो ये ऐसी जनसंख्या जो होती है, इसी जनसंख्या को ही अपना आर्थिक रूप से जो आर्थिक क्रियाकलाप में सक्रिय होता है, उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ा होता है, परिश्रमी युक्त होता है, तो इसी को ही सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। तो ये था अपना सक्रिय जनसंख्या का परिभाषा। फिर इसके बाद अपना व्यावसायिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो व्यवसाय के आधार पर अपना संरचना है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई जो अपने सक्रिय जनसंख्या होती है तो उसी का अनुपात का जो वितरण होता है तो वो क्या होता है, जनसंख्या को ही अपना व्यावसायिक संरचना के नाम से जाना जाता है। तो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत जो सक्रिय जनसंख्या व्यवसाय के अंतर्गत जो जुड़ा होता है जिसका अनुपात का वितरण है वो अलग अलग होता है, तो उसी को व्यावसायिक संरचना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो व्यावसायिक अपना वर्ग है कि जनसंख्या पूरे विश्व में तो रहते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर किस तरह से उसका जनसंख्या का क्या क्या अपना कार्य प्रणाली है, कितने वर्गों में वो बटा होता है, तो प्रत्येक वर्गों में अलग उसका कार्य होता है। तो इसी को बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर यहाँ पर व्यावसायिक जो एक वर्ग है जो अलग अलग वर्ग के होते हैं, लेकिन वो अपने अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग क्रियाकलाप को वो पूरा करता है। जैसे यहाँ पर बताया है कृषि है, वानिकी है, आखेट है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है, उत्खनन है, विनिर्माण है, उद्योग से जुड़ा हुआ है, निर्माण का कार्य, बिजली से या गैस के अनुकूल काम करने वाले, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं तथा अन्य भी अगर देखें तो अवर्गीकृत अपना जो भी व्यवसाय है ये सभी व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो ये जो अपना पूर्ण रूप से यहाँ पर है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया। तो एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका अपना कार्य प्रणाली अलग अलग अपना इस तरह का कार्य है। अब इसी के बाद अगर देखें तो इसको वर्गों को अपना क्या करेंगे, अलग अलग बांटेंगे और उसको किस किस तरह से अपना तरीका है सो उसको अपना व्यवसाय को परंपरागत तरीके से वर्गीकरण किया गया। जो पहला है प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय में किस किस तरह से कौन कौन अपने क्रियाओं को शामिल किया जाता है, इसमें आखेट शिकार करना, कृषि कार्य करना, वानिकी वन का क्षेत्र से जुड़ा होना, मत्स्य पालन, मछली पालन आदि मानव के भी अपना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। क्या एक नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें पूछा जाता है प्राथमिक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, तो इसमें या कौन कौन से इसमें क्रियाएं शामिल होते हैं, किन्हीं दो का अपना स्पष्ट करें। तो ये था। अब अगर बात करें तो द्वितीय अपना व्यवसाय, तो द्वितीय व्यवसाय इससे अपना भिन्नता है, लेकिन इससे ये जुड़ा होता है क्योंकि द्वितीय व्यवसाय का जो कच्चा माल उद्योगों में प्राप्त होता है वो कृषि के क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, विनिर्माण उद्योग है, जहाँ पर अपना उद्योगों में कच्चे माल को क्या किया जाता है, इसका रूप परिवर्तन करके अन्य वस्तुओं को तैयार करके इसको मूल्यवान बनाया जाता है। साथ ही साथ शक्ति का उत्पादन करना मानव की अपना द्वितीय व्यवसाय होता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय था, ये द्वितीय व्यवसाय था, तो ये दोनों को अपना स्पष्ट हो चुका है। अगला अपना पढ़ेंगे वो तृतीय व्यवसाय। तृतीय व्यवसाय यह एक अपना क्या है, सेवा क्षेत्र है।
अब सेवा क्षेत्र है तो इसमें परिवहन एवं संचार तथा अन्य भी कोई भी व्यवसाय है जो सेवा के क्षेत्र से जुड़ा होता है तो उसी में अपना मानव का तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तृतीय व्यवसाय है, सेवा सेक्टर है, जिसमें परिवहन और संचार, इसके अतिरिक्त और भी अन्य सेवाएं हैं जो इसमें शामिल किया गया, जैसे बैंकिंग का काम है, एक अध्यापक का अपने स्कूल में पढ़ाने का काम है, तो ये सेवा का क्षेत्र है। डॉक्टर है, ये भी अपना तृतीय सेक्टर में। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र है, इसको है 4 नंबर में। यहाँ पर अगर देखें तो चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय में यहाँ पे सबसे है बौद्धिकता पूर्ण व्यवसाय है। बौद्धिकता पूर्ण आना, इसके ऊपर चिंतन विचार है, जिनका अपना काम होता है शोध करना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, यही सभी है। इसमें शोध और चिंतन के माध्यम से ये अध्ययन भी करते हैं और अध्यापन भी करते हैं और अपने विचारों का ये विकास करते हैं, कोई नया आविष्कार जैसे वैज्ञानिक करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, मानव का जो क्रियाकलाप अपना शामिल होता है, ये चतुर्थ व्यवसाय में आता है। इसमें अपना शोध, चिंतन और अपने विचारों को प्रकट करके जो है वो समाज को क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो ये था चतुर्थ क्रियाकलाप। अब इसके बाद अगर यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है कि कार्यशील जो जनसंख्या होती है तो इसका अपना विभिन्न व्यवसायों के अनुपात किस तरह से होता है। तो सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करने में, उत्पादन के क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो इसका यहाँ पर बताया गया कि 15 से 59 अपना वर्ष के या आयु के जो वर्ग के लोग होते हैं तो ये कार्यशील जनसंख्या होते हैं, जो अपने स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या कार्यशील जनसंख्या है या क्रियाशील जनसंख्या या सक्रिय जनसंख्या, वो किन किन क्षेत्रों में वो काम करते हैं। तो जैसे कृषि का क्षेत्र है, वानिकी का, मत्स्य का, विनिर्माण का, निर्माण का क्षेत्र, व्यावसायिक अपना या परिवहन एवं सेवाओं एवं संचार का, आदि अन्य अपना अवर्गीकृत जो भी सेवा है तो वो सभी में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या का जो विभिन्न अपना व्यवसाय का जो अनुपात है वो अपना, इसमें युवा वर्ग होते हैं, कार्यशील जनसंख्या होती है, और इसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सारे सेक्टरों को इसमें शामिल किया गया है। और व्यवसाय का जो है वो अपना अलग अलग इसका प्रकार है। इसके बाद अपना अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग देशों को तुलना किया गया। विश्व के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं तो वहाँ पर क्रियाकलाप कौन सा होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप। इसको ध्यान रखें, अल्प विकसित देशों में जो क्रियाकलाप है वो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, या प्राथमिक व्यवसायों का अनुपात है वो क्या होता है, अधिक होता है। अब दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं तो ये सब अपना कृषि के क्षेत्र से ही या प्राथमिक के क्षेत्र से ही जुड़ा होता है, जबकि जो विकासशील अपना देश होते हैं जस्ट उसका विपरीत, तो यहाँ पर अपना खुद स्वयं वो विकसित होते हैं और इसका जो अर्थव्यवस्था में क्रियाकलाप होता है वो द्वितीय और अपना तृतीय कार्यों में ये संलग्न होते हैं। तो ये कार्यशील जनसंख्या जो है इसका अनुपात अपना अधिक सक्रिय होता है, जो अपने कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं, द्वितीय और तृतीय। ये द्वितीय और तृतीय दोनों सेक्टर में होता है। इसमें अपना कृषि का सेक्टर में कम लोग जनसंख्या रहते हैं, और यही था अपना या अल्प विकसित और अपना विकासशील देशों में जो सेक्टर के आधार पर अपना क्रियाकलाप है। अब इसी पॉइंट का अपना जो पैराग्राफ है अगला देखते हैं, अति विकसित जो पूर्ण रूप से अपना विकास हो चुका है। तो वहां पर अपना क्या औद्योगिक देश है, वो औद्योगिक प्रधान है, वहां पर अपना व्यवसाय है वो सिर्फ तृतीय का ही प्रधानता अत्यधिक है। यहाँ पर अपना जो जनसंख्या वो 40 से 45% तक है, वो कार्यशील जनसंख्या ही सक्रिय रहती है। तो ये विकसित देशों में जो अपना प्रतिशत है वो 40 से अपना 45 है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देश है, इस अपने व्यवसाय में जो है वो 60 से लेकर के 70% तक जनसंख्या है वो जुड़ी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो अपने अति विकसित देश होते हैं वहाँ पर अपना इसका जनसंख्या है वो अपना 60 से 70% तक सक्रिय जनसंख्या होती है, जो अपने तृतीय सेक्टर से जुड़ा होता है। अब चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत अगर देखें तो इसका जो प्रतिशत है वो जनसंख्या में अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसकी आय का सर्वाधिक होता है, यानी ये स्पष्ट कहा कि चतुर्थ सेक्टर में लोगों की संख्या होती है वो कम होता है, लेकिन इसमें आय है वो अधिक होता है। व्यवसाय से जो अपने संबंधित जनसंख्या अपने क्या करते हैं, विचारों से शोध करके जो अपने समाज होता है तो इसको ये क्या करते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं।
अब यहाँ पर अपना चैप्टर समाप्त हो जाता है और इसको अपना अच्छे से अच्छे अध्ययन करके और इसको अपना पूर्ण जानकारी लें।